जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मैं आपको सबसे पहले इनका परिचय करवाता हूं। इनका नाम है डॉक्टर अखिलेश कुमार और ये पूर्व में बिहार के डीएसपी रह चुके हैं। इन्होंने 6 सालों तक बिहार में किशनगंज में और तमाम जिलों में पुलिस सेवा में अपना योगदान दिया है। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान पुलिस सेवा में भी रहा और जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनकी एक छवि सिंघम के रूप में थी। तमाम वेबसाइटों पर इनका नाम सिंघम के रूप में लगा हुआ था, सिंघम डॉक्टर अखिलेश, इस प्रकार से नाम आ रहा था। और चूंकि इनका संबंध नवोदय विद्यालय से रहा है और इनके जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा है जिसे मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। बिहार बीपीएससी में इनका 9वां रैंक था। 2013 में इनका बीपीएससी बिहार में सिलेक्शन हुआ था। इनका 9वां रैंक था पूरे बिहार में। उसके बावजूद, इतने बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो मैं उन तमाम चीजों को इसके माध्यम से समझना चाहूंगा। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं। क्योंकि डॉक्टर अखिलेश जी का संबंध नवोदय विद्यालय से रहा है और हमारे नवोदय की एक परंपरा होती है कि हम अपने सीनियर को, चाहे वो हमसे कितना ज्यादा भी क्यों ना सीनियर हो या कम ही क्लास के सीनियर क्यों ना हो, हम उन्हें भैया कह के संबोधित करते हैं। तो पूरे इंटरव्यू में हम अखिलेश भैया कह के संबोधित करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लगते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम भैया बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैंने आपको ये पहले बता दिया। तो हम बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश भैया से ये जानना चाहेंगे कि भैया, इतना बड़ा नौकरी, डीएसपी का पद, एक पुलिस अधिकारी, एक हनक, एक सपना लोगों का होता है, आप कैसे छोड़ दिए? तमाम तरीके का दबाव रहा होगा घर का, आप छोड़ कैसे दिए? उसके बाद और बात करेंगे, पहले तो आप ये बताइए छोड़े क्यों? धन्यवाद आशीष, आपने मुझे बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे। मेरी आवाज मिल रही है क्लियर ना? हाँ हाँ, बहुत क्लियर। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे मतलब जो भी दर्शक हैं जुड़े हुए और आगे आने वाला टाइम में इसको देखेंगे, उन सबों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नौकरी मैंने एक दिन में नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि उतावलेपन में मैंने यह निर्णय लिया और अचानक से जैसे बॉयलिंग कंडीशन में कोई रहता है चलो छोड़ देते हैं, या ऐसा भी नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि पुलिस की नौकरी मुझे पसंद नहीं थी या मैं वहां अच्छे से काम नहीं कर रहा था। आप मेरे काम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मैं उसको एंजॉय कर रहा था। वो काम से पता चलता है कि आप कितना उसको एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। तो पुलिस की नौकरी मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने पहला चॉइस भी डाला था उसको। जब मैं यूपीएससी का देता था उस समय भी मैं आईपीएस पहला चॉइस डालता था। तो वो पुलिस मुझे शुरू से पसंद था और मैं उस नौकरी को किया, खूब अच्छे से किया। लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक प्रश्न चलता रहता है, आज भी चलता है मेरे अंदर, कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ या मेरे पोटेंशियल्स क्या है, मेरे अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, मैं उनको ढूंढता रहता हूँ। तो इसी क्रम में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अभी जो मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, एक छोटे से अनुमंडल में हमारा जो कार्य क्षेत्र है, तो सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर का एक छोटा सा अनुमंडल होता है। वो किशनगंज में एक ही अनुमंडल है, तो वो पूरा जिला कार्य क्षेत्र था हमारा। लेकिन बाकी जगह में एक जिले में 3-4 अनुमंडल होते हैं। तो मैं उस डोमेन में अच्छा काम कर पा रहा था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग थे हमारे डोमेन के अंदर में, उनको मैं न्याय दे पा रहा था। जिनको केस मुकदमा से संबंधित मामला था उसमें, या जनरल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और एक अच्छा जो पुलिसिंग होता है वो करके लोगों को सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम लोग वहाँ पे इंश्योर कर पा रहे थे। वो भी एक बड़ा काम है और अच्छा काम है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा मुझे ऐसा लगा और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ उसके बियॉन्ड मेरे अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जो मैं बहुत बड़े स्तर पे, कह सकते हैं कि उसको वैश्विक स्तर पे लोगों की मदद कर सकता हूँ और लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूँ। जब वहां में रहते हुए तो वो काम नहीं कर सकता था और जो आज मैं काम कर पा रहा हूँ, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने कैलकुलेट किया था पुलिस की नौकरी छोड़ते वक्त, उससे 5 गुना ज्यादा मैं आज की डेट में सेटिस्फाइड हूँ और 5 गुना ज्यादा मैं काम कर पा रहा हूँ। जो भी मैंने कैलकुलेट किए थे वो उन कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा का मतलब समझिए एक्सटेंशन है। तो इसको ऐसा देखिए, छोड़ने की बात नहीं है, एक्सटेंशन की बात है, विस्तार की बात है। वहां एक हम अनुमंडल में सीमित थे, लॉ एंड ऑर्डर से सीमित थे, पुलिस से रिलेटेड कार्यों से सीमित थे। अब मैं यूथ के लिए, जो क्रिएटिव यूथ का प्रोडक्शन है, एपीजे कलाम का सपना था कि भारत एक साल में 1 लाख
क्रिएटिव प्रोग्रेसिव यूथ जनरेट करें। और वो जब अलग अलग क्षेत्रों में अपने जाएंगे काम करने, तो वो बहुत ही हाई लेवल का, हाई एथिक्स के साथ, हाई इंटेलेक्ट के साथ काम करेंगे, तो एज अ होल देश का बहुत बड़ा भला होगा। वही मेरा सपना है कि मैं प्रोग्रेसिव यूथ क्रिएट करूं, सोसाइटी के लिए टॉर्च बियरर बनूं और सोसाइटी के लिए मार्गदर्शक का काम करूं। मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं जो मैं उसको कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने उसको पुलिस की नौकरी से निकलकर एक सामाजिक जीवन में आया हूं, और उसमें मैं काम कर रहा हूं लगातार। पैंडेमिक की वजह से भी, जो लॉकडाउन थे, उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत काम किए, और अभी बदस्तूर जारी है वो। चूंकि तुम नवोदय से हो तो समझ सकते हो कि कितना हम लोगों का काम चलता रहता है। बाकी जो जनरल पब्लिक है शायद वो उतना नहीं समझ पाएंगे, जो डायरेक्ट बेनिफिटेड लोग होंगे वो समझ पाएंगे। अब बाकी जैसे आप सोचेंगे, शुरू वाला जब मार्च 2020 में सबसे पहला लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम से जो हम लोग काम शुरू किए, तो लाखों लोगों को हमने बेनिफिट पहुंचाया अब तक, अलग अलग सोच से। पूरे भारतवर्ष में, या कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में नवोदय विद्यालय का नेटवर्क है अलुमनीज का। तो वो सब लोग संगठित होकर के हम लोग एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं, और हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाकर के हम लोग बहुत बड़ा लेवल पे काम कर पाते हैं। जो शायद बहुत सारा ऐसा काम हम लोग कर पाते हैं जो सरकार के लिए भी उतना पॉसिबल नहीं है, उसको भी बहुत उसमें माथापच्ची करना पड़ेगा। हमारे नेटवर्क इतने बड़े हैं आज पूरे भारतवर्ष में, ब्लॉक स्तर तक हमारा नेटवर्क है। तो हम यहाँ बैठे बैठे आज भारत के किसी भी ब्लॉक में अगर चाहेंगे कि कुछ हमारे लोग हैं जिनको जरूरत है, तो वहाँ हम मदद उसको पहुंचा सकते हैं। और इस पैंडेमिक में आप देखेंगे कि जैसे डॉक्टरों की टीम बनी, इतनी बड़ी टीम बनी, सब लोग छोटे छोटे पॉकेट में काम कर रहे थे, और सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और हम लोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो ये एक बात है। जैसे अभी यूथ के लिए मैं काउंसलिंग का काम करता हूँ, वो जैसे बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनका पोटेंशियलिटी क्या है, तो उसपे बहुत बड़ा काम हम लोग का चल रहा है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है इस काम के लिए, और लगातार हम लोग जोड़ रहे हैं, और एक मेंटरशिप का बहुत बड़ा चेन बनाना चाहते हैं पूरे भारत में, ताकि वो मतलब जैसे अभी देखेंगे आप आशीष, कि जो हमारे युवा है काफी डिफरेंट हो चुके हैं। वो नशा में, कई लोग नशा में इन्वॉल्व हो चुके हैं, कई लोग अपना समय जाया करते रहते हैं फालतू के कामों में, या किसी लीडर के पीछे वो जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे रहते हैं। तो मैं उन सारे एनर्जी को चैनलाइज करना चाहता हूँ, सरफोन करना चाहता हूँ कि वो अच्छे काम में जाए, और उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। और अभी पूरे भारत के हजारों स्टूडेंट, हजारों यूथ वो मुझसे जुड़े हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब तमिलनाडु से कोई कॉल आता है, केरला से कोई कॉल आता है, मुझे जम्मू कश्मीर से कोई कॉल आता है, नॉर्थ ईस्ट से कोई कॉल आता है कि भैया मुझे इसमें काउंसलिंग चाहिए और आपका ये हेल्प चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं जो चाहता था उससे कई गुना अब दे पा रहा हूँ। यही एक रीजन है। तो इसको समझिए एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पुलिस की नौकरी से आराम करने के लिए यहाँ आ गए हैं। तो बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ ओपनली, बहुत ही खुले दिल से, कि पुलिस की नौकरी के से वहाँ जितना मैं काम करता था उससे दोगुना काम तो यहाँ मैं जरूर रोज करता हूँ। और सुबह 6 बजे से लेके रात में 12 बजे तक मेरा काम यहाँ भी चलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आराम करता हूँ, केवल कॉलेज गए कॉलेज आए वो बात नहीं है। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे काम हमारे चलते हैं, सामाजिक कार्य और स्टूडेंट्स के लिए, बाकी मतलब पुअर्स के लिए, या जो नीडेड पर्सन्स हैं। तो तरह तरह के कार्य चलते रहते हैं, विवर्स चलता रहता है हम लोगों का। तो हम लोग अलग अलग मतलब सेक्शन में काम करते हैं, और अलग अलग सेक्शन के एक्सपर्टीज लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न में हम लोग लगे हुए हैं, ताकि हम लोग को नेशन बिल्ड करना है। हमारा सपना है कि हमारा नेशन बिल्ड हो, हमारा स्टेट बिल्ड हो। उस सपने के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। परिणाम के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि क्या परिणाम होगा नहीं होगा, उसका बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमें काम करना है, और परिणाम आने लग गए हैं, और बहुत अच्छे परिणाम आने लग गए हैं। हाँ भैया, यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ जो कि नवोदय विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं। तो नवोदय विद्यालय देश भर में चलने वाला एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिसकी शाखा लगभग हर जिले में, एक राज्य में जहाँ नवोदय विद्यालय लैंग्वेज के कारण नहीं खुल सका था, बाकी देश के सभी राज्यों में नवोदय विद्यालय हर जिले में स्थापित है। और वहाँ के जो छात्र हैं, उनकी जो अलुमनाई जो वहां से पढ़ के निकल चुके हैं, इस देश में उनकी आबादी लगभग 15 लाख के आसपास है, उनसे ज्यादा ही होगी।
तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इस नवोदय विद्यालय का, जहाँ के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा सरकार की तरफ से दी जाती है, और वहाँ के छात्र जब पढ़कर बाहर निकलते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। क्योंकि मैं भी इस चीज को महसूस करता हूं, और अखिलेश भैया जिस प्रकार से बता रहे थे, ये बात भी अपने आप में दिखता है कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत गुना बढ़ जाती है। अब अखिलेश भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया, आप एक पुलिस सेवा में भी लगातार रहे, लगातार आपका छवि एक सिंघम के रूप में रहा, मतलब बहुत सारे अपराधियों से आपका मतलब कि वो कांटेक्ट का मतलब, मेरा कहना है कि उनसे इनकाउंटर होता होगा आपका, उनका सामना करना पड़ता होगा आपका, तो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव उस दौर में होता होगा। और अभी आप जो काम कर रहे हैं इस दौर में भी आपको मानसिक दबाव महसूस हो रहा है, कौन सा ज्यादा लग रहा है? कैसे उस वक्त मानसिक दबाव को आप हैंडल कैसे करते थे? मेरा सवाल कुछ थोड़ा सा मैं मोड़ रहा हूं, उतना मानसिक दबाव को आप हैंडल कैसे करते थे? यहाँ कुछ छात्रों से मैं मिलता हूं तो ये कहते हैं, सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 विषय एक दिन पढ़ लें, फिर एसएसटी उसी दिन हम कैसे पढ़ेंगे? और आप बोलते हैं हिंदी इंग्लिश भी एक ही दिन पढ़िए। और आप लोग को एक साथ इतना इतना दबाव लगातार जिला का झेलना पड़ता, एक अनुमंडल का झेलना पड़ता था, तमाम तरह की जिम्मेदारियां कैसे हैंडल कर लेते थे उसको? आशीष, देखो ऐसा है ना कि जब आप काम करेंगे तो आपको प्रेशर आएगा निश्चित रूप से, और एडमिनिस्ट्रेशन का तो पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रेशर आएगा। तो जब आप उसका एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां से आपको प्रेशर लेना होता है, आपको बहुत एक्सटेंसिव तैयारी करना होता है, कई साल आपको मेहनत करने होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ना होता है, और उसके बाद कई लेयर में एग्जाम होता है उसका, और तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू में भी आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो वहां आप प्रेशर को सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। तो इसकी पूरी तैयारी और चयन प्रक्रिया ही अपने आप में एक प्रेशर का शुरुआत है। इसके बाद जब आप इन पोस्ट जाते हैं, पर बीच में ट्रेनिंग आता है, ट्रेनिंग भी अपने आप में बहुत मतलब एक्सटेंसिव है और बहुत एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग है। तो उस वहां भी मतलब आपको दबाव झेलना होता है, जो उसका रूटीन होता है 4:45 से लेकर के रात का 8 बजे तक का रूटीन को मतलब सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट आपको वो भी करना होता है। तो पूरा प्रक्रिया है। तो जब आप इन प्रक्रिया से गुजरते हैं ट्रेनिंग से, तो समझिए आप बहुत तैयार हो चुके होते हैं किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए। तो ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट है सिविल सर्विसेज के लिए। ट्रेनिंग के समय में समझिए लोगों को तैयार कर दिया जाता है। जो लोग भी अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे वो स्वतः तैयार हो जाएंगे, कितना भी बड़ा प्रेशर आएगा तो उसको झेल लेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि सिविल सर्विस जब आप ज्वाइन करेंगे, जिसका भी सपना है, जो लोग भी आगे प्लान कर रहे होंगे, अभी जो सुनेंगे, तैयारी कर रहे होंगे एग्जामिनेशन का, या आगे एग्जाम देंगे, या अभी जो हाई स्कूल लेवल पे होंगे वो प्लान करते होंगे कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैं उनको कहूंगा एक बात कि आप ऐसा जॉब को चुनने जा रहे हैं जहां हर पल आपको चैलेंज है। मतलब रूटीन वर्क वहां नहीं है। रूटीन तो मतलब रूटीन वर्क के साथ में है ही, जो कुछ बेसिक काम है वो करना ही करना है रोज आपको। उसके अलावे हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम का मतलब समझिए कभी भी आ सकता है, जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं है। सपोज कीजिए अभी आप आराम से अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और चाय ले रहे हैं, आप शाम का स्नैक्स ले रहे हैं, और एक फोन आ गया कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो इमीडिएटली आपको वहां 1 मिनट के अंदर में अपना वर्दी पहनना होगा और पूरे फोर्स के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना ज्यादा चेंजेस है, कितना मतलब तुरंत में चेंज हो जाता है सब कुछ, कि आप एक समय में एकदम रिलैक्स मूड में थे, अपना जॉली मूड में थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपका दोस्त आया, लेकिन आपको तुरंत मूव करना पड़ सकता है। तो उसके लिए माइंड शिफ्ट जो है हमारा बहुत तेजी से करना पड़ता है, कि हम एक एंजॉयिंग मूड से अब हम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मूड में जा रहे हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को झेलेंगे, लोगों का जो प्रेशर होगा उसको झेलेंगे, उसमें कई उपद्रवी लोग भी शामिल होते हैं, तो उनको कैसे काउंटर करेंगे, और मतलब कोऑर्डिनेट करना है सीनियर ऑफिसर से, सबऑर्डिनेट से, जो आपके साथ में फोर्स है, जो उनका डिमांड है। तो ये एक मतलब मल्टीपल फेसेट होता है उसका। उन सारी चीजों को आपको अपना वाइजली आपको वहां पे ऑन ग्राउंड पे टैकल करना है, और अपने निर्णय से कई बार ऐसा होगा कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सीनियर पदाधिकारी से, आपका मोबाइल मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया, या इतना हेवी क्राउड है कि यू डोंट हैव टाइम टू कॉल योर सीनियर्स। तो उस समय में आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निर्णय लेना है कि कौन सा निर्णय हम लें कि वो उसका एडवर्सिटी ज्यादा ना हो। तो ये चैलेंजेस है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप उसमें जाएंगे तो वो चैलेंज कभी आपको प्रेशर नहीं देगा,
आपको हमेशा एंजॉयमेंट देगा। और प्रेशर वही लोग लेते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं एकदम साफ-साफ कहूँगा। बड़ा से बड़ा प्रेशर भी आपके लिए एक वहाँ पे एन्जॉयमेंट का पॉइंट है। आपको लगेगा कि नहीं आई हैव टू डू इट और आपको अकम्प्लिश करना है उस काम को और उसको सेटल डाउन करना है। तो जब आप करेंगे तो आपको एक लंबी साँस लेंगे सुकून का और आपको बेहद खुशी होगी कि नहीं मैं इस काम को कर लिया। ठीक है? तो ये एक मामला है कि जो भी काम में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको वो प्रेशर फ़ील नहीं होता है। ये समझिए। आपको वो मतलब जो लोग यूजुअली बोलते हैं मैं इतना काम किया, इतने लॉ एंड ऑर्डर, कई बार मतलब 24 घंटे तक वर्दी नहीं खोले, 48 घंटे तक हम लोगों ने वर्दी नहीं खोला और लगातार वहाँ खड़े रहे बिना खाए-पिए। लेकिन कभी दुःख नहीं हुआ कि हम ये इतना परेशानी में, क्योंकि जो फोकस पॉइंट था हमारा कि हमको इसको रिज़ॉल्व करना है। तो जब आप कोई अब कामचोर आदमी होएगा तो उसको तो लगेगा अरे कहाँ हम फँस गए फालतू का, इससे अच्छा तो और कोई दूसरा काम कर रहे होते, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये 2 एंगल है सोचने का। तो हमारे लिए तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे कभी दबाव नहीं हुआ, कभी प्रेशर नहीं हुआ। और अभी भी जो मतलब इतने सारे काम करते हैं हम लोग और अभी भी हमको कोई दबाव महसूस नहीं होता है। जैसे कॉलेज भी करना है, सोशल लाइफ को भी लीड करना है, अपना पॉलिटिकल करियर को भी बिल्ड करना है, लोग मतलब स्टूडेंट कॉर्नर को भी देखना है हमको। तो ये सोचिए कि इतने सारे काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं और कभी भी ओवरलैप भी नहीं करते हम कामों को एक-दूसरे से। जो जैसे कॉलेज गए तो सिर्फ कॉलेज, वहाँ पे फिर मैं दूसरा कोई भी काम नहीं करता हूँ। जो मेरा शेड्यूल टाइम है 10:30 से 4 बजे 5 बजे तक, वो बिल्कुल मेरा डेडिकेटेड है कि मैं कॉलेज में रहूँगा, वहाँ किसी भी दूसरी तरह की बात हम किसी से नहीं करते हैं। बिल्कुल वहाँ एजुकेशन की ही बात करते हैं और कई बार दूसरे लोग आते हैं और दूसरी तरह की बात करना चाहते हैं। मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, तो लोग आते हैं चुनाव की बात करते हैं, तो मैं उनसे बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि आप 4 बजे के बाद मुझे मिलिए, मैं चुनाव की बात करूँगा। तो ये है कि जब आप काम को एकदम डिवाइड करेंगे, एक-दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और तब आपको दबाव भी फ़ील नहीं होगा। अदरवाइज़ हमेशा आपको दबाव फ़ील होगा। तो ये चीज़ है। तो ये मतलब बिल्कुल जो हमारा असम्पशन्स है, जो हमारा धारणा है, हम कितने क्लियर हैं अपने अंदर में, इन चीज़ों पे आशीष डिपेंड करता है। जैसे अभी आप स्टूडेंट्स का बात किए ना कि कई लोग बोलेंगे कि मैं फिजिक्स भी पढ़ूँगा, केमिस्ट्री भी पढ़ूँगा, मैथ भी पढ़ूँगा। अरे सोचेंगे कि वो एक नॉर्मल टॉपिक करते हैं, अरे इतना पढ़ना, इतना पढ़ना। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अभी जो आपका टाइम है, वो स्टडी का है। उस समय में आप अपना सारा कंसंट्रेशन स्टडी पे लगाइए। नो सोशल मीडिया, नो दूसरे गॉसिप्स, इन चीज़ों से बचेंगे तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको दबाव नहीं होगा। लेकिन जब आप पढ़ाई को बोझ के रूप में लेने लग जाएँगे, तब तो फिर दबाव होगा। तो ये निर्भर करता है कि हम काम को किस रूप में लेते हैं, पैशन के रूप में या बोझ के रूप में। जब आप पैशन के रूप में लेंगे, कभी बोझ नहीं लगेगा आपको। आप देखिए कि म्यूज़िक का जो साधक होता है, 18-18 घंटे तक रियाज़ करता है। वो कभी नहीं थकता है। एक जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है, वो सुबह से शाम तक फील्ड में बिताता है। कहाँ उसको धूप लगती है, कहाँ उसका स्किन बर्न होता है, कहाँ वो पसीना से घबराता है, कहाँ उसको पसीना का भय खाता है। तो वो कोई आदमी है कि 5 मिनट एसी से बाहर निकलेगा तो परेशान हो जाएगा। जो खिलाड़ी इतने अमीर होते हैं, लेकिन वो दिन भर धूप में रहते हैं, दिन भर पसीना चुहाते हैं। तो सोचिए जरा क्योंकि उनका वो पैशन है, वो उसको बहुत एन्जॉय करते हैं। तो इसीलिए जो भी लोग मैं संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, खास करके यूथ्स को कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को अपना पैशन बनाइए। अपना उसको मजबूरी मत बनाइए। अगर जैसे मैं पुलिस जैसा इतना ल्यूक्रेटिव नौकरी को छोड़ा। अगर मान लीजिए मेरा पैशन है कि मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, पे बैक करूँ, क्योंकि नवोदय विद्यालय में मैं पढ़ाई किया हूँ, फ्री एजुकेशन मिला मुझे, देश के जो लोग टैक्स भरे, उन टैक्स के पैसे से भरा, तो हमेशा मेरे ज़हन में चलता है कि मैं सोसाइटी को पे बैक करूँगा। मैं आज जो भी हूँ, जो भी मेरा मतलब आज अचीवमेंट है, तो उसमें एक-एक जनता, देश की जनता का उसमें पैसा लगा हुआ। हो सकता है कि वो एक पैसा का बिलियंथ पार्ट क्यों नहीं हो, लेकिन देश की एक-एक जनता का पैसा लगा हुआ। तो मैं हमेशा ऋणी मानता हूँ अपने आप को देश की जनता का और इसीलिए मैं देश को पे बैक करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना है और पे बैक में लगा हुआ हूँ। हाँ, भैया यहाँ पे चूंकि आपका अनुभव एक प्रशासनिक अधिकारी का भी रहा है, एक डीएसपी का अनुभव रहा है, आप क्षेत्र में रहे हैं, ग्राउंड में काम किए, सिंघम की आपकी छवि भी रही है और आप छात्रों को अभी गाइड भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं और मेरा जो सवाल है वो ये है, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं,
जो चाहते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने, या यूपीएससी, बीपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीसीएस के माध्यम से, तो उनके अंदर प्रशासन का जो गुण होता है, क्योंकि वो छात्र 9, 10, 11, 12 में है, या तो वो ग्रेजुएशन के मोड में है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उन छात्रों के अंदर प्रशासनिक गुण अगर अभी से किस प्रकार से वो डेवलप कर सकते हैं, वो अपने आप को एक उस मोड में कैसे ला सकते हैं जहां पर कि वो अपने अंदर प्रशासनिक कैपेसिटी को डेवलप कर सके, क्योंकि ये एक दिन में तो डेवलप नहीं होने वाला कैपेसिटी है, इसके लिए नहीं। टाइम प्रोसेस लगता है। तो वो अपने आप को किस प्रकार से डेली लाइफ में ट्रेंड करें, चलने का बिहेवियर, बात करने का बिहेवियर, डेली लाइफ का बिहेवियर में किस प्रकार का वो जो जो उनको देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। जरूरी नहीं कि वो एक प्रशासनिक हाँ। अधिकारी ही बने, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक जब वो बनेंगे तो आप जो कि ग्राउंड पर जाते होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूं, तो बोलते ग्राउंड पर जब हम जाते हैं तो लोग इस तरह की सरगल बातें करते हैं जिससे लगता है कि उन्हें मतलब कोई जानकारी ही नहीं है प्रशासन के बारे में, मतलब कि जिससे डिमांड करना है उसके बदले दूसरे लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी का अभाव है। अगर वो लोगों के अंदर जानकारी होता तो प्रशासन चलाना और आसान हो जाता। तो मैं वो चाहता हूं कि वो यूथ को आप किस प्रकार से गाइड करना चाहेंगे कि उनके अंदर प्रशासनिक कैपेसिटी भी डेवलप हो और वो एक सशक्त नागरिक के रूप में आगे सामने आए और देश को लीड करे, एक अच्छे लीडर के रूप में, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। अगर इंजीनियर भी बनते हैं तो कैसे इंजीनियर के रूप में जो कि एक अच्छा नेतृत्व इस देश को प्रदान कर सके। नेतृत्व से मतलब मेरा नेता से नहीं है। हाँ, समझ गया, बहुत अच्छा। देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका और बहुत खूबसूरत प्रश्न है। अगर हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी और उस प्रशासन के मूल भावनाओं को समझ जाए तो समझिए देश में जो भी समस्याएं आपको दिख रही है ना, वो 99% एक दिन में खत्म हो जाएगा, सिंगल डेज में। तो ये जितनी समस्याएं आपको दिख रही है, क्योंकि प्रशासन का एक हायरार्की बना हुआ है, मतलब इतना अच्छे से बना हुआ, इतने अच्छे से ब्रांड है। अगर वो अपनी चीजों को समझ ले और उस पे वो काम करना शुरू कर दे तो हमारी समस्याएं तो मतलब एकदम से समझिए तुरंत का तुरंत खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि आप जो बताए ना कि प्रशासनिक अधिकारी के क्या गुण होने चाहिए, उसको कैसे हम अभी से डेवलप करें, तो कई गुण हैं जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है प्रशासनिक अधिकारी का, वो मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो मैं ऐसा पहले बोलूंगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो पहला गुण होना चाहिए, लेकिन मतलब जो 5-6 मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण गुण है वो सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए। तो उसमें देखिए एक है कि उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब समझिए जिम्मेदारी। अगर आपको मान लीजिए कि एक छोटा सा जिम्मेदारी दे दें कि आज मेस में खाना खिलाना है बच्चों को, तो उसकी इतनी अच्छी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो फर्स्ट बच्चा को सर्व करेगा और अंतिम बच्चा को सर्व करने तक वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे खड़ा रहे और वो जो अंदर वो स्टोर है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तक कोऑर्डिनेट करे, लोगों को ठीक से क्यू में लगाए और वो इस बात को इंश्योर करे हर आदमी को प्रॉपर खाना मिला या नहीं मिला। ये अकाउंटेबिलिटी होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको दे दिए जिम्मेदारी और आप कोना पकड़ के बैठे हैं, उधर से बोल रहे हैं जी खिला दो, अरे जी खिला दो, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जिम्मेदारी का एहसास होना एक कैरेक्टर है। दूसरा है डिसीजन मेकर होना पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को ऑलवेज डिसीजन लेना पड़ता है। अभी आपको बताए थे कि लॉ एंड ऑर्डर है या और दूसरे कोई मामला है, मान लीजिए अचानक से नेचुरल कैलेमिटी आ गया, तो उस कंडीशन में आपको निर्णय लेना पड़ेगा, या बहुत बड़ी भीड़ है या ऐसे कोई समस्या है, तो उस समय में आपको डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। आप केवल कागज कलम में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके तहत चलेंगे तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे। आपको स्व विवेक का इस्तेमाल कर, हम लोग को ट्रेनिंग में बार बार समझाया जाता था कि सब कुछ बताने के बाद अंतिम शब्द हमारे ट्रेनर बोलते थे कि अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि उसको संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील का मतलब उससे कोई आदमी मिलने आ रहा है, अगर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो वो ज्यादातर जो मतलब गरीब लोग होते हैं या समझिए मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, वो बहुत मतलब परेशानी झेल के 4 घंटा 5 घंटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल होकर आए होंगे और उनको वापस लौटना भी है। तो आपके अंदर इतनी संवेदना होनी चाहिए कि उन आदमी को मैं पहले इंटरटेन करूं, उनकी बात को सुनूं ध्यान से और तब उनको तुरंत रिलीज कर दूं। ऐसा नहीं कि हम अपना दूसरे काम में लगे हैं और वो लोग बैठो बैठो या साहब सोए हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता होनी चाहिए लोगों के अंदर भी। तो मैं बताया कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और उसको संवेदनशील होना चाहिए। इसके बाद तीसरी जो मैं बताऊंगा कि उसको एक बताया डिसीजन मेकर होना चाहिए। चौथा मैं बताऊंगा कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए।
ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। पांचवा है कि उसका फिटनेस फिटनेस शारीरिक फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद और उसका जो डिस्पोजल टाइम का डिस्पोजल जो होता है ना, वो बहुत मायने रखता है कि आप प्रॉम्प्ट होइए, मतलब फास्ट मूवर होइए। कोई घटना घट गई तो आप ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ले रहे हैं, सो नहीं। जो रिस्पॉन्स टाइम हम लोग बोलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो अगर कोई बॉल मान लीजिए आया, अब रिस्पॉन्स टाइम या तो बहुत अर्ली है या बहुत लेट है, उस कंडीशन में आप आउट होंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत परफेक्ट, बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप मतलब कोई घटना को अच्छे से देख सकते हैं या किसी को जवाब दे सकते हैं। सीनियर का कोई काम आपको दिया हुआ है तो उसको सही टाइम पे आप उसको करके दे सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स टाइम आपका अच्छा नहीं है तो सीनियर का कोई लेटर आया हुआ आप 4 दिन तक उसको जवाब भी नहीं देगा, फिर रिमाइंडर आ रहा है। तो ये एक मामला है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक अधिकारी के अंदर में होना चाहिए, और इन चीजों को अभी से आप सीखिए। जैसे मैं बताया, फिटनेस तो अभी से सीखना है, ईमानदार अभी से होना है, डिसीजन मेकर अभी से होना है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको अब ये सोच रहे हैं, आधा घंटा बैठ के सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ूं या ज्योग्राफी पढ़ूं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आप तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लीजिए, और हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आधा पेज हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप सोचिए कि इसमें मन नहीं लग रहा, मैं ज्योग्राफी शुरू करूं। तो ये अच्छा डिसीजन मेकर नहीं माना जाता। अकाउंटेबिलिटी की बात की, वो अभी से सीखना है। अगर आपको मान लीजिए कोई काम दे दिया गया, जैसे आपको गार्जियन पैसा देते हैं और पढ़ने के लिए, तो आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप मूवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ मटरगश्ती कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी कोई देख नहीं रहा, लेकिन आपको अकाउंटेबल होना है अपने आप में। संवेदनशीलता की बात है, अभी से सीखना। आपका बगल का कोई रूममेट है, अगर बीमार पड़ गया तो उसको देखना है, उसको इलाज कराना है। या और कोई दूसरी बात है, अगर मान लीजिए किसी का पैसा घट गया, 2 दिन से वो खाना नहीं खा रहा, तो आपके अंदर इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो पूछे कि क्यों नहीं तुम खाना बना रहे हो, आप उसको खाना खिलाइए। तो ये रोड पे चलते हुए में भी आप संवेदनशील होइए। ऐसा नहीं कि बीच रोड से आप चलना शुरू कर दिए, आप किनारे चलिए। 4 दोस्त चल रहे हैं और पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, फिर भी आप हट नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों में हम अपनी संवेदनशीलता दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जिसको आप अगर अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तो यू विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू वेरी गुड ऑफिसर। ये एकदम क्लियर कट है, और यही चीजें हैं, बेसिक चीजें यही है। इतना आप अगर अपने अंदर ले आएंगे तो आपकी बस्ती नहीं। अब मैं, चूंकि बहुत समय ले लिया हूं आपका, लेकिन एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत सारे लोगों ने जब मैं लोगों को बताया कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सवाल जरूर पूछिएगा अखिलेश भैया से कि इतना संघर्ष कहां से उनका शुरू हुआ, वो कितना संघर्ष किए। क्योंकि नवोदय के छात्र तो रहे, नवोदय से पहले वो कहाँ पढ़े। नवोदय में बहुत सारे लोग होते हैं, नवोदय में तो वो चलिए उन्हें फ्री में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन फिर उनके बाद वो फिर कैसे पढ़े। क्योंकि एक गरीब, बहुत सारे लोग होते हैं गरीब है तो चलो नवोदय में तो चलो मानेंगे गरीब था, उसके बाद कोई बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ लिया होगा, विदेश जाके पढ़ लिया होगा, तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो मतलब आपका कहाँ, किस स्कूल, किस कॉलेज में से फिर आप आगे पढ़े, और फिर कैसे कैसे आपने यहाँ तक का सफर पूरा किया? अगर आप उसे शॉर्ट और बेहतर तरीके से समझा सके तो बहुत लाभ होगा हाँ, तमाम छात्रों को। देखिए, ये बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो बहुत मतलब समझिए कि कोई स्मूथ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, स्मूथ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन से, जिनका एजुकेशन स्मूथ नहीं चल रहा होगा, उनको जरूर मेरी बात से प्रेरणा मिलेगी। तो जैसे मैं 12th पास किया नवोदय से, उसके बाद कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा संघर्ष मेरा चालू हो गया। और उसको बताने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने बीएससी इग्नू से किया। इस बीच में मैं वेटनरी कॉलेज में पढ़ा 2-3 साल, लेकिन मुझे वहाँ मन नहीं लगा तो मैं उसको बीच में छोड़ के आ गया। और कई एग्जाम मैंने पास किए थे +2 लेवल पे, जैसे कुछ इंजीनियरिंग के एग्जाम पास किए, और कुछ जो है मेडिकल के एग्जाम पास किए। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे आयुर्वेद और होम्योपैथ मिल रहा था बिहार मेडिकल के थ्रू, तो मैं उसमें जाना उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, नहीं गया मैं। वेटनरी में मैंने एडमिशन ले लिया, तो वहाँ भी मैं 2 साल 3 साल पढ़ा, वहाँ भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। फिर मैंने इग्नू से बीएससी किया, खुद सेल्फ स्टडी में। उसके बाद मैं मगध यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, बहुत साधारण कॉलेज से, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बहुत हाई फाई कॉलेज नहीं है, बहुत नाम नहीं है उसका। तो समझिए कि 10th 12th के बाद मैं सेल्फ स्टडी में किया।
और ना तो कोई कोचिंग किया, ना कोई ऐसा संस्थान मिला जहाँ रेगुलर क्लास चलते होंगे, बहुत बड़े-बड़े टीचर्स के कॉन्टैक्ट में हम नहीं आए। तो इसीलिए मेरे जो गुरुजन हैं, ऑलमोस्ट वो नवोदय के गुरुजन हैं, बाद में जो पीएचडी गाइड हमारे हुए वही एक गुरु के रूप में आए। बाकी तो मेरा मतलब जो हाई कॉलेज लेवल का किसी गुरु से मेरा इंटरैक्ट हो ही नहीं पाया। वो पीएचडी मेरा एक आपकी किस लैकिंग सब्जेक्ट पार्ट। पर, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, पीएचडी आपकी किस हाँ। पीएचडी पीएचडी मेरा जूलॉजी में है। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो, मैं बहुत साधारण कॉलेज से पढ़ा और मैं कोई कोचिंग नहीं किया, मैं कोई बड़े संस्थान में नहीं पढ़ा और इसके बाद आर्थिक स्थिति भी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत हाई-फाई किताब खरीद सकूँ। उसके बावजूद मैंने जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, आईआईटी गेट का एग्ज़ाम है या यूपीएससी है, बीपीएससी है, जो भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए मैंने, सभी अच्छे रैंक से किए, टॉपर्स जो बोलते हैं आप टॉप रैंक के साथ, तो वो सारे एग्ज़ाम मैंने टॉप रैंक के साथ पास किए और सेल्फ स्टडी भी किया, सारा। और कहीं मतलब उसमें कह सकते हैं कि किसी का जैसे असिस्टेंस है मेरे मित्रों का, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किए, फैमिली मेंबर्स भी बहुत सपोर्ट किए। लेकिन मतलब कोई ऐसा टीचर नहीं मिला मुझे जो बताते कि ये पढ़िए आप, इस किताब से पढ़िए। वो सारा खुद ही मैंने तय किया कि कौन-सा किताब पढ़ना है, कौन-सा मतलब मैगज़ीन पढ़ना है और खुद ही मतलब उसकी पढ़ाई पढ़ाई किया मैं और हिट एंड ट्राई मेथड से और सारे एग्ज़ाम मैंने टॉप रैंक से पास किए। सीएसआईआर नेट भी मैंने टॉप रैंक से जेआरएफ मिला मुझे, एसआरएफ मिला। आईआईटी गेट भी मैं टॉप रैंक से पास किया, आईआईसी बैंगलोर में टॉप रैंक से पास किया। उस समय मुझे जब आईआईटी गेट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, तो उस ग्राउंड पे मुझे इंडिया से बाहर भी कई बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में मैं जब स्कॉलरशिप अप्लाई करता था, तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आते थे कि आप यहाँ पे मतलब पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स थी मेरे इंटरनल जिसकी वजह से मैं बड़े संस्थान से पीएचडी नहीं कर पाया और कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही मैंने पीएचडी की फिश एंड फिशरीज के ऊपर और वहीं से मुझे जेआरएफ मिला, मुझे एसआरएफ मिला। फिर मैं बहुत साल तक जो आप भारत के जितने बड़े कोचिंग समझते होंगे मेडिकल से जुड़े हुए, उन सारे कोचिंग्स में मैंने पढ़ा है और बहुत हाई पैकेज पे पढ़ा है मैं। इसी बीच में फिर मैं डीएसपी का नौकरी में गया, वहाँ रहा, वहाँ से छोड़ के आया, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मैं टॉप रैंक से आया और यहाँ पे साइंस कॉलेज में भी पदस्थापित हूँ। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जो बहुत बड़े संस्थान से नहीं पढ़ते हैं, तो वो निराश ना हों। आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ, मैं जेएनयू का छात्र नहीं हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास कोई बहुत बड़ा वृद्ध-हस्त नहीं है। अब तो मैं सबको देता हूँ मेंटरशिप। मैं तैयार हूँ सबका मेंटरशिप के लिए। अगर कोई बच्चा गरीब है तो मैं उसको किताब भी दूँगा खरीद कर पढ़ने के लिए। अगर वो टैलेंटेड होगा, उसके अंदर पढ़ने का जुनून होगा, तो मैं उसको अपने अपने पैसे से किताब दूँगा खरीद कर के, वो अगर पढ़ना चाहे। पैसा हर्डल नहीं है आज के डेट में और हम भी अपना सेल्फ सिस्टम में पढ़ाई किए, खुद का अर्निंग किए, खुद का परिवार चलाए, खुद का पढ़ाई किए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए मतलब ये बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अकेला भी नहीं हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ जो मैं किया। वो बहुत सारे पहले लोग किए, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैं भी किया। तो आगे भी मैं बच्चों को बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास बोलते हैं सर मैं गरीब हूँ या मैं बहुत हाई-फाई इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ, अपनी कहानी बताता हूँ। फिर वो सुनते हैं और लगते हैं और काफ़ी लोग सफल हो रहे हैं और बहुत लोगों के अंदर में हिम्मत आ रहा है। तो इसीलिए ये मेरा जर्नी है और जर्नी काफ़ी मतलब ज़िगज़ैग टाइप का है। तो उसके लिए ऐसा भी नहीं है मैं ऐसा भी नहीं करना है कि भैया कोई बड़े संस्थान में नहीं गए पढ़ने, तो हम भी नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको बड़े संस्थान में एडमिशन मिलता है, आप जाइए, ठीक है? तो ये कभी नहीं सोचना है कि हम भी नहीं जाएँगे, वो वाली बात नहीं। मेरा परिस्थिति ऐसा था कि हम नहीं जा पा रहे थे, ठीक है? अगर जाते तो और निखार आता हमारे पर्सनैलिटी में, लेकिन मैंने उसको कभी कमी के रूप में नहीं देखा और मैं जैसे सपोज करिए कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ट्राई किए, नहीं मिला, तो अपने अंदर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यही ना करेगा कि जेआरएफ पास करेगा। उस साल मैं जेआरएफ में पास किया और पटना यूनिवर्सिटी का एक भी बच्चा उस साल जेआरएफ नहीं हुआ था जिस साल मैं पास किया था और टॉप रैंक से किया मैं इंडिया में। तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब जेएनयू का बच्चा या बीएचयू का बच्चा भी जेआरएफ पास होगा, आईआईटी गेट पास होगा, मैं पास किया, सिंपल सी बात है। तो मुझे मैं उसको कंपनसेट किया, ठीक है?
तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं। अभी तो और ज़्यादा हमारे टाइम में इस तरह का यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे और अभी तो आप कोई भी टाइप कीजिए तो आपको बहुत सारा गाइडलाइन आ जाएगा। हाँ। उसमें कई कचरा गाइडलाइन भी है, उससे भी बचना है कि वो हम्म। ऑथेंटिकेट करना है कि कौन सही है, कौन गलत है। कई बहुत अच्छे-अच्छे वैल्यूएबल लोगों को मैं देखता हूँ, सफल लोगों को, कि वो अपनी किताब बेचने के चक्कर में भी कुछ अनर्गल मतलब सजेशंस देते हैं और बच्चे उनका प्रोफाइल देख कर के उसको फॉलो करते हैं, उसको साइड ले लें। तो आपको अपना भी अनुभव करना है, खुद से मतलब अनुभव भी करना है। हाँ, बहुत बहुत बेहतर तरीके से भैया आपने समझाया, मतलब आपने बता दिया कि इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब भी है तो भी आप बेहतर कर सकते हैं इसका सब। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पैसा कभी हर्डल नहीं है, एकदम भी, और कोई परिस्थिति किसी के लिए हर्डल नहीं है। वो आदमी आए, खराब से खराब परिस्थिति का आदमी आए मेरे पास, मैं उसको रास्ता बताऊँगा। मेरे पास फ़ॉर्मूला है, मैं उसको फ़ॉर्मूला दूँगा और उस फ़ॉर्मूला पे चलेगा। एकदम टेस्टेड फ़ॉर्मूला है, सक्सेसफुल फ़ॉर्मूला है। ठीक है? तो इसीलिए कोई भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनका कितना भी खराब बैकग्राउंड है, समझ गए? और कितना भी आपका खराब माली हालत है, आप आएँ, आप जो दुनिया का सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, आप प्राप्त करेंगे। एकदम, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हाँ भैया, अगर प्राइवेसी का कोई अगर मामला ना हो तो बस आप क्या आप बता सकते हैं कि जो भी हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो वो किस पते पर आपसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो स्टूडेंट हैं और ग्रामीण स्टूडेंट हैं जो कि बहुत गरीब परिस्थिति से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आशीष, मेरे जीवन कहीं प्राइवेट नहीं है। एकदम खुल नहीं के मैं नहीं, बोलता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये बात इसलिए हाँ। बोला क्योंकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते बहुत सारी चीजें प्रोटोकॉल के तहत आ जाती है पूर्व नहीं, नहीं, पुलिस में भी था तो मेरा गेट हमेशा ओपन रहता था मिलने वालों के लिए। मैं अपना मेन दरवाज़ा कभी नहीं लगाता था और जिस वजह से कई बार गाय घुस जाती थी, उसमें मेरा खून खराब करता था। और गेट नहीं लगाने के पीछे मेरा यही फिलॉसफी था कि जो मिलने वाले गरीब लोग आएँगे, गेट खुला हुआ रहेगा तो आराम से कम अंदर घुस जाएँगे, वरना वो 1-2 घंटा गेट पे ही इंतज़ार करते रह जाएँगे, डर से नहीं आएँगे। तो वहाँ भी मैं प्राइवेट नहीं था, सबको मिलने का अधिकार था और मैं हमेशा 10 मिनट में एक बार बाहर देखता था कि कोई बैठा तो नहीं है। और ये मेरा एकदम प्रायोरिटी में था। मैं जब जॉइन किया था तो इसी सपना के साथ जॉइन किया था कि कोई भी आदमी हमसे मिलने आएगा तो 5 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं वेट करना पड़ेगा और उसको 5 से 10 मिनट के अंदर उसको मैं डिस्पोज़ करूँगा। क्योंकि मैं तो अपनी जगह में बैठा हूँ, 10 बजे रात तक भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जो बाहर 50 किलोमीटर से आया है, अगर उसको शाम के बाद बस नहीं मिलेगी लौटने का, तो उतना हम सेंसिटिव थे और इस चीज़ को हमेशा इंश्योर करते थे। बाद में हमारे सारे सबऑर्डिनेट्स आप समझ चुके थे कि कोई मिलने वाला आया तो सबको पहले मिलाओ। तो उसको मिला के मैं मतलब उनको रिलीज़ कर देता था। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा होता था मैं, तो उस समय मैं निकल के बोलता था कि आप इस समय में अगर आप आए हैं शहर तो 1 घंटा 2 घंटा बाद आप आइए, तब तक बीच में आप कोई काम कर लीजिए, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा के आ जाइए, आप पानी पी के आ जाइए, आप कुछ खरीदारी करके आ जाइए। अगर नहीं आपको कोई काम है तो आप यहाँ छाया में बैठिए, पानी पीजिए यहाँ पे। ठीक है? तो ये मतलब मैं इंश्योर करता हूँ। अब तो वो भी नहीं रहा। तो प्राइवेट कुछ भी नहीं है, मेरे सारे नंबर्स मेरे सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, चाहे कोई भी मतलब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह मेरा नंबर डाला हुआ है। मैं फिर से बोल भी देता हूँ इसमें, मेरा मोबाइल नंबर है 620666921145 620666921145। आप कॉल करिए, मतलब लेट नाइट नहीं करना है, 9 बजे से पहले कर लीजिए, सुबह 8 बजे के बाद करिए आप। और जब मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा तब कॉल बैक करूँगा मैं। ये बात, अगर बिज़ी रहूँगा तो मतलब कभी न कभी मैं कॉल बैक कर लूँगा। मैसेज से बचें आप लोग, क्योंकि मैसेज बहुत बार मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। 8-8 10-10 दिन तक मैसेज हम नहीं पढ़ पाते हैं, कि बहुत सारा मैसेज रहता है। कभी फुर्सत मिलता है तो फिर बैठते हैं तो सबका जवाब देते हैं। तो इसीलिए किसी को अर्जेंट कॉल है तो आप कॉल करें। अगर मैं एक बार में रिसीव नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई बहुत अर्जेंट है किसी को, एकदम लाइफ का सवाल है, तो आप लगातार 2-3 कॉल करें, फिर मैं उठाऊँगा। ठीक है? ये मतलब है। पटना तो में आप कहाँ मिल सकते हैं? पटना में मतलब कॉलेज में कोई मिल सकता है, अगर क्लासेस नहीं होंगे तो वहाँ मिलेंगे, या आवास भी या ऑफिस भी डाक बंगला के पास हमारा, वहाँ भी मिल सकता है। वो फ़ोन कर लेंगे तो मैं जैसा टाइमिंग होगा उस हिसाब से मैं उसको बता दूँगा। हाँ भैया, इसीलिए मैंने फ़ोन नंबर दिया। यहाँ पे आपने, चूंकि आप पुलिस अधिकारी पर जब आप बात कर बता रहे थे कि लोग हमसे मिलने आते थे आपके द्वार पर, तो वहां द्वार से हमको याद आ गया कि आपका एक स्कीम, मैं लल्लन टॉप पर द प्रिंट वेबसाइट पर अभी पढ़ रहा था कि आपने एक स्कीम शुरू की थी, पुलिस आपके द्वार। हुँ। कहाँ से ये कंसेप्ट लाए थे दिमाग में?
वो मतलब हमारे एसपी साहब का आइडियोलॉजी था, उस पे हम लोग काम कर रहे थे बहुत दिन से। तो एसपी साहब का डिस्कशन था, फिर हम लोग उसको बहुत अच्छे से किए और बहुत सक्सेसफुल रहा ये, और इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए। आज भी वो चल रहा है, किशनगंज में आज भी चल रहा है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमारे लिए बहुत ही कीमती वक्त निकाला। लेकिन एक अनुरोध के साथ मैं आपको इस इंटरव्यू को खत्म करूंगा कि भैया अगर छात्रों का सवाल मेरे पास आया तो मैं फिर आपको कष्ट दूंगा और फिर आपको नहीं ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है। आप देखिए, हम आपको बताए ना कि हमें प्रोग्रेसिव यूथ जनरेट करने हैं। अगर मान लीजिए हमारा समय, आपका समय उसमें लगता है तो उससे बड़ा, उससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है, ये समझिए। तो हम लोग मतलब एक आइडियोलॉजी सेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, हम लोग नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, और हमारे अंदर जो स्किल है, मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, उसको काउंसलिंग दे सकता हूँ, उसको बहुत सारे टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ, उसको मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकता हूँ जहां से वो अपना रास्ता बना लेगा। तो वो चूंकि बहुत काम किए हैं मैंने इतने कम समय में, थोड़ा बता दूं मैं एक दो मतलब लाइन में, कि आप सोचिए किसानी से शुरू करके यहाँ तक जो पहुंचे हैं, इस बीच में मैंने दर्जनों कार्य किए। मैं सेल्समैन का काम किया, मैं नेटवर्किंग कंपनी में काम किया, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। तो इस तरह की तरह तरह के दर्जनों काम है, होम ट्यूशन पढ़ाया, बड़े कोचिंग में पढ़ाया, समझ। तो ऐसे मतलब दर्जनों काम है जिसको मैंने किए हैं। तो इतना वाइड एक्सपीरियंस अचीव किया, वो मतलब समझिए कि एक मेरे लिए वो एक ताकत का चीज है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ के गए कोचिंग में, मतलब अपना लॉज में गए, जैसे दिल्ली में गया, मान लीजिए पढ़ा और वहां से डायरेक्ट ऑफिसर बन के निकल गया। तो वो मेरा नहीं है जर्नी। मेरा जर्नी, मैं गांव में किसानी भी किया हूँ, मैं पशुपालन भी किया हूँ गांव में। वहां से जब मैं शहर की तरफ आया, जब मेरा संघर्ष का दौर चालू हुआ नवोदय से निकलने के बाद, मैं होम ट्यूशन से शुरू किया, मैं नेटवर्किंग कंपनी में क्या किया, मैं सेल्समैन का काम किया जो सामान बेचते हैं, क्योंकि मुझे रोजी रोटी चलाना था। तो उस जो भी उस समय मिलता था मुझे स्किल के हिसाब से, वो काम मैंने किया। बाद में फिर मैं ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाना शुरू किया, तो फिर अपने अपना कोचिंग खोला, फिर मतलब बड़े कोचिंग में पढ़ाया मैंने। तो इस तरह से कुछ बिजनेस भी किए इस बीच में मैंने, छोटे मोटे। तो तो वाइड मतलब प्रशासन का भी अनुभव है, और अभी कॉलेज में पढ़ाने का भी अनुभव है, पॉलिटिक्स का भी, मैं चुनाव लड़ा उसका भी मेरे पास अनुभव है, बहुत सारे संगठन हम लोग चलाते हैं, मतलब चैरिटेबल, उसका अनुभव है हम लोग का। तो बहुत वाइड, मतलब भगवान की दया से, टचवुड कि ईश्वर की दया से, मतलब जितना इतने कम समय में जितने काम को करने का अनुभव प्राप्त हुआ, ये ईश्वरीय देन है। मैं इसको ईश्वर का देन समझता हूँ। नॉर्मली मतलब आपको सामान्य इंसान में इतना वाइड रेंज ऑफ वर्क नहीं दिखेगा। हाँ, और चूंकि आपका जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों को और भी लोगों को, सभी लोगों को वो काम आए, सभी लोग तक वो बात पहुंचे। और आपका चूंकि जो अनुभव है, मुझे इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए गालिब का एक शेर याद आ रहा है। मैं उसे बोलते के साथ, क्योंकि ये शेर मैं आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ, उसे बोलने के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म कर दूंगा कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, तब चमन में होता है कोई दीदावर पैदा। और वैसे ही एक दीदावर से मैं आज आप लोगों का रूबरू करवाया। डॉक्टर अखिलेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।